गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम इस चैनल पर उत्तराखंड एलटी तथा लेक्चरर के लिए जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड मैं आज से एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके सिलेबस के अंदर एक नया टॉपिक है जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उससे रिलेटेड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, लास्ट तक वीडियो को स्किप मत करना और पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, शुरू करने से भाई बहुत सारे लोग जो है वो कई बच्चे हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि कोई हमें इंग्लिश में करवा दीजिए, कोई कह रहा है कि हमें इस जीके करवा दीजिए। देखो दोस्तों, जो अभी चल रहा है फिलहाल आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और इंग्लिश की जो चीज़ें हैं वो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो ऐसा है नहीं कि मैं इतनी कोई टफ हिंदी बता रहा हूँ या मैं इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके भी बीच बीच में चीज़ें बताता रहता हूँ, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नोट्स आपको दे दिए जाएंगे बाद में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूषा। ठीक है ना, ये जैसा आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा। तो इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका मतलब होता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित यानी कि केंद्र उसको क्या करेगा, फंडिंग करेगा, जो उच्चतर शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में शुरू करेगी। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है, 2013 में। और उद्देश्य क्या था, उच्चतर जो शिक्षण संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको किस प्रकार से फंडिंग प्रोवाइड की जाए उसके लिए जो है ये शुरू किया गया। समझ गए। और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी कौन से वाले, जो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं वो वाले इंस्टीट्यूट की इसमें बात की गई है। ओके, तो ये है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वित्त पोषण यानी कि अब फंडिंग। तो फंडिंग की बात करें अगर इसमें, तो सामान्य जो राज्य हैं उनमें जो है वो फंडिंग जो रहेगी वो रहेगी 65:35 यानी 65:35, जिसका मतलब है कि जो 65 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और जो 35 है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। जबकि जो विशेष वर्ग के जो राज्य हैं उसमें रहेगा 90-10। 90, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ ना मैंने 90-10। तो 90-10 का मतलब है कि जो विशेष आवश्यकता वाले राज्य कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, और जो हमारे 2 हिमालयी राज्य हैं अपना उत्तराखंड और हिमाचल, तो ये जो राज्य हैं इनको हम विशेष वर्ग के अंदर इनको कुछ छूट दी गई है क्योंकि यहाँ पर वित्तीय संसाधन कम हैं, क्योंकि सरकार के पास जो है वो क्योंकि जो आपको पता है ट्रांसपोर्ट वगैरह ना के बराबर होता है, जो ट्रेड नहीं हो पाता है, एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए इन राज्य सरकारों की इनकम जो है वो बहुत कम होती है। इसलिए सरकार जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, इसलिए इनको विशेष कैटेगरी के राज्यों में डाला गया है और इनको सेंट्रल की जो विभिन्न स्कीम्स होती है उसके अंदर छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये है। और जो विश्वविद्यालय हैं वो कौन से होंगे, राज्यों के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि उद्देश्य क्या है इसका। ठीक है, तो हम उद्देश्यों के बात कर लेते हैं। सबसे पहले उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है ना, तो हायर इंस्टीट्यूट्स के अंदर भाई जो अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च और नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। तो रिसर्च और इनोवेशन जो है वो किस प्रकार से हो, उनकी क्या ज़रूरतें हैं इनोवेशन के लिए। आपको पता है कि जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनका उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता है, तो मेनली वही होता है कि वहाँ पे रिसर्च के लिए जो है वो फैसिलिटी की कमी होती है, लैब्स की कमी होती है, बाकी चीज़ों की कमी होती है। तो उन सब कमियों को पूरा करना और कैसे उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन को हम क्या करें, प्रोत्साहित करें, उसको हमने करना है। ठीक है ना, तो ये इसका मेन उद्देश्य था। दूसरा, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ठीक है ना, तो ये जितने भी हायर इंस्टीट्यूट जो राज्य के अंतर्गत आते हैं उसमें उन्होंने कहा कि गुणवत्ता युक्त संकाय। गुणवत्ता युक्त संकाय का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव फैकल्टी। संकाय का मतलब फैकल्टी, यानी कि फैकल्टी जो है वो क्वालिफाइड हो। ऐसा नहीं कि बिना केवल पीएचडी वाले ही लग रहे हैं। अब तो जो जब गुणवत्ता एक युक्त का मतलब होता है कि जो यूजीसी के नॉर्म्स होते हैं उसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर फॉलो होती हों, चाहे वो रिक्रूटमेंट जो है टीचर रिक्रूटमेंट की बात हो
या वहाँ पर और कामों के लिए जो है वो सारे के सारे यूजीसी की रेगुलेशन फॉलो, यानी कि नेट वाले जो हैं वो लगे, है ना, नेट क्वालिफाइड। तो इससे क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ इन्होंने इसमें बोली है वो है राज्य संस्थानों में गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्धारित मापदंडों का प्रयोग सुनिश्चित करना, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि किस प्रकार से गुणवत्ता सुनिश्चित हो, उसके लिए जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसका भी जो है वो हमने सुनिश्चित करना है कि वो नॉर्म्स वहाँ पर लागू हो एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो बात इसके अंदर बोली गई है वो है शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना, यानी कि जो एजुकेशनल और जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसके अंदर रेगुलेशन करना, उसको अच्छे से मैनेज करना, और वहाँ पर जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं या एग्ज़ाम के अंदर किसी भी प्रकार की जो है धांधली ना होने पाए, पारदर्शिता से एग्ज़ाम हो, वो सब लागू करना है। तो ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक क्षेत्रों में संस्थाओं को स्थापित करके उच्चतर शिक्षा में पहुंच बनाने में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, ठीक है ना। यानी कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर माइनॉरिटी ज़्यादा रहती हैं, ऐसी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस या विश्वविद्यालय स्थापित करने हैं, ताकि जो हायर एजुकेशन है उसमें जो है वो पहुंच बनाने के लिए जो क्षेत्रीय असंतुलन है, यानी रीजनल इम्बैलेंस है, यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी किसी जगह तो जैसे शहर हैं, दिल्ली जैसे शहर, वहाँ पर तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, या शहर जो राजधानी है उसमें तो सब कुछ है राज्यों की, लेकिन स्टेट्स के अंदर जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर कुछ भी सुविधाएं नहीं है, वहाँ के बच्चों को मेनली अल्टीमेटली राजधानी में ही आना पड़ता है ना। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको दूर करना है हमें इंस्टीट्यूशन के अंदर, हायर इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इसमें जो बात बोली गई है वो है SC ST व सामाजिक रूप से जो पिछड़े और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें पिछड़े वर्गों की कल्याण की बात हुई तो उसमें कौन कौन से आएंगे, शेड्यूल्ड कास्ट आएंगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आएंगी, और सोशली जो बैकवर्ड्स क्लासेज हैं, तो उन सोशली जो बैकवर्ड क्लासेज हैं जो कि एजुकेशनल रूप से बैकवर्ड हैं या किसी भी प्रकार से उनको हायर, क्योंकि आपको पता है कि जो SC STs होती हैं या जो बैकवर्ड क्लासेज होती हैं, जो जनजातियाँ उनमें क्या होते हैं, वो स्कूल ही पास नहीं करते हैं, बहुत कम संख्या में लोग स्कूल पास करते हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के यानी उच्चतर शिक्षा में जाने के उनके पास अवसर वैसे ही कम हो जाते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ काम धंधा अपना पकड़ लेते हैं, जो अपना पुश्तैनी कारोबार होता है उसमें लग जाते हैं। तो इस वजह से उनकी जो संख्या है वो उच्चतर शिक्षा के अंदर बहुत कम होती। तो उसी चीज़ को मैं एड्रेस करने के लिए जो है उन्होंने इसमें बात की थी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इन्होंने बात की इसमें उच्चतर शिक्षा में महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा निःशक्त जनों, डिसेबल्ड को समावेशन को प्रोत्साहन करना। तो समावेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एक समावेशी नीति क्या होती है कि जितने भी प्रकार की चीज़ें टाइप के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको साथ लेके चलना, वही समावेशन है, इंक्लूजन है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें आपको महिलाएं आएंगी, माइनॉरिटीज़ आएंगी, SC STs आएंगे, जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं वो आएंगे, तो सारे के सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो यही थी इसमें अंदर रूसा की जो है इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट बात इतनी ज़्यादा कुछ थी नहीं, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ इतना लिखा नहीं है, इतना जानना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये है हमारा रूसा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का मैं बताने वाला हूँ वो है, जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, वो है E-गवर्नेंस, ठीक है ना। तो E-गवर्नेंस को देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो E-गवर्नेंस क्या होता है सर, एक मिनट। सरकारी जो कार्य हैं उनमें सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही E-गवर्नेंस है, ठीक है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट जो काम होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा IT इंटर जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका किस प्रकार से यूज किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, E-गवर्नेंस करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सूचनाओं को बिना विलंब तथा न्यूनतम लागत पर जनता को उपलब्ध कराना, ठीक है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सरकार बिना देरी के और सबसे कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से आपको त्वरित रूप से जनता को उन सूचनाओं के बारे में, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कोई स्कीम्स है, कोई नोटिफिकेशन है, इनके बारे में तुरंत उपलब्ध कराना, ठीक है। तो यही इसका मकसद है। दूसरा, इससे क्या होता है, सरकार के कामों में पारदर्शिता आती है, क्योंकि जब सरकार के कामों का जो डेटा होता है वो
पूरी की पूरी सरकार के द्वारा जो है वो अलग अलग साइट्स पर अपलोड किया जाता है। अपनी जो सरकार की जो साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर अपलोड किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जनता उनको डायरेक्ट देख सकती है, यानी वो पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट है पीपुल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, पीपीपी मॉडल पर आधारित कार्य करता है। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, लोगों की भागीदारी होना जरूरी है। जनता जो है वो जब जागरूक होगी, वो सरकार के कामों के प्रति फीडबैक देगी, तब जाके ई गवर्नेंस क्या हो पाएगा पूरी तरीके से फिट। जैसे कि अब सरकार ने कोई ऐप लॉन्च की है और बोला कि आप इस पर जैसे कि जैसे हमारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने कोई ऐप लॉन्च किया है कि इस पर आप क्या कीजिए, शिकायत को दर्ज कीजिए। तो जब तक लोग उसमें अपनी शिकायतें नहीं डालेंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उस ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे, तब तक ये मॉडल सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो यानी ई गवर्नेंस के लिए जो है पीपुल्स का जो है पार्टिसिपेशन मस्ट है, समझ गए। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट वो है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें होती है सरकार के सभी जो विभाग होते हैं उनकी अपनी अपनी साइट्स होती हैं, यानी उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, जिसके अंदर वो अपने विभागों का जो है वो सूचना, उनसे संबंधित जितनी भी हमारे नए जो कार्य चल रहे हैं, कितने कितने जो नए टेंडर अगर कोई जारी हो रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, वो सारे के सारे काम वो वेबसाइट पर सबसे पहले अपलोड किए जाते हैं, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़े, ठीक है। फिर उसके इसमें देखते हैं हम कि इसके क्या क्या चरण होते हैं। चरण का मतलब होता है स्टेप्स। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होता है कंप्यूटराइजेशन। इसका मतलब है कि सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, इन सभी में क्या हो, कंप्यूटर उपलब्ध हो, और वहाँ पर एटलीस्ट सब जगह प्रत्येक डेस्क पर जो है वो कंप्यूटर हो, और उसके अंदर जो है वो सरकारी कामकाज उसमें फीडबैक हो रहा हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि नेटवर्किंग। तो अब कंप्यूटर होना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, उनके बीच में एक नेटवर्क भी स्थापित होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है। तीसरा जो है इसमें बोला है ऑनलाइन उपस्थिति। ऑनलाइन उपस्थिति का मतलब है कि जितनी भी जो चीज़ें हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, वो ऑनलाइन उसको डालना जरूरी है। यानी कि प्रत्येक विभाग अपने काम को, अगर शिक्षा विभाग कोई काम कर रहा है तो उसको उसको जैसे कि अपने, अगर स्कूल, प्रत्येक स्कूल अपनी साइट बना रहा है तो उसके अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन, उनके रिजल्ट्स, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, उन और स्कूल के अंदर होने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी जो फंक्शन होते हैं, उन सब का जो डेटा है वो ऑनलाइन उसमें डालना जरूरी है। तो यही ऑनलाइन उपस्थिति है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट है ऑनलाइन संपर्क, यानी कि जो कनेक्शन है। अब कनेक्शन वही हुआ कि जो फाइनली जो है डेटा सारा मर्ज हो चुका है, उसके बाद उनको एक दूसरे से जोड़ के रखना, जितना भी डेटा है सरकार का, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो है वो कोई भी जो डिपार्टमेंट का डेटा तुरंत लिया जा सके और सरकार उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके, या जनता भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके, ठीक है ना। तो ये होते हैं यहाँ पर ई गवर्नेंस के हमारे स्टेप्स, ठीक है। अब इसमें कितने प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। ई गवर्नेंस के प्रकार, तो सबसे पहला होता है इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इसके अंदर जो है वो सूचनाएं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में जो है वो आदान प्रदान होती हैं। इसमें इसका उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे ई विधानसभा। तो जो ई विधानसभा है उसका कॉन्सेप्ट देखा आपने कि अब उत्तराखंड में भी वो चीज़ लागू हो रही है कि पेपरलेस होनी चाहिए विधानसभा। सब लोग, विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे से जितने भी संवाद करेंगे, क्वेश्चन भेजेंगे अध्यक्ष को, या कोई भी उसमें फीडबैक आएगा, वो सब कंप्यूटर या टैबलेट के माध्यम से आएगा। तो यही है हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस। दूसरा है हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी गवर्नमेंट जब जनता के साथ संवाद करने के लिए या जनता को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई भी जो है वो पोर्टल बनाती है, तो वो गवर्नमेंट टू सिटीजन हमारा ई गवर्नेंस हो गया। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, जो सरकार है वो जो बिजनेस फर्म्स हैं उनको एक तरह से निमंत्रण देती है, तो उसके लिए जो है वो जिस प्रकार से एक जो ऑनलाइन नेटवर्क तैयार किया जाता है। जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड सरकार ने अभी जो है वो फिल्म के लिए, फिल्म वालों के लिए जो है वो बहुत सारी जो है वो नीतियां इस प्रकार से लागू की हैं, ताकि जो है वो यहाँ पर लोग बिना किसी टैक्स के शूटिंग कर पाएँ। तो वो क्या है, वो भी सरकार की जो स्पेशल साइट होगी उस पर सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि क्या क्या नॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो वो क्या है, गवर्नमेंट क्या है, बिजनेस के साथ, बिजनेस वाले लोगों के साथ एक तरह से संवाद कर रही है। और नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, ठीक है।
यानी जो सरकार है, भारत सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, वो अपने अपने राज्य के जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ को क्या कहते हैं आप, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ किस प्रकार से संवाद हो, ताकि जो है जब इस प्रकार के संवाद की एक स्ट्रीमलाइन होती है, जैसे मुख्यमंत्री है तो उसको उस संवाद के उसके पास संवाद के लिए तुरंत माध्यम हो किससे, मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव प्रत्येक राज्य जो हमारे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके डीएम्स जो हैं वो सब के सब किससे जुड़े हुए हैं, आपके ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे संवाद हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये ई गवर्नेंस गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है ना, ताकि गवर्नमेंट अपनी जो योजनाएं हैं उनके बारे में सीधा संवाद किससे, अपने कर्मचारियों से कर पाए और उनसे सीधा सीधा फीडबैक ले पाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ कार्यक्रम थे रूसा के अंदर। अब इससे संबंधित कुछ कार्यक्रम देख लेते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें इसमें थी। तो इसमें थी सबसे पहले कुछ स्कीम्स हैं, जैसे स्वान। स्वान का मतलब होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, किसके लिए, ई गवर्नेंस के लिए। फिर है स्टेट डेटा सेंटर। इसके अंदर जो है वो स्टेट का विभिन्न विभागों का, अलग अलग विभागों का जो डेटा है वो रखा जाता है स्टेट डेटा सेंटर में। फिर तीसरा है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, नेशनल नॉलेज कमीशन के अंदर कि जितने भी देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान होते हैं या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद और बड़े बड़े जितने भी जानकार बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबको एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसको कहते हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जहाँ पर कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो मांग भी सकते हैं, ठीक है ना। फिर जो केसीसी यानी किसान कॉल सेंटर, तो किसान कॉल सेंटर जो है वो 2002 में शुरू हुए थे, आप सब जानते हैं। तो ये भी एक क्या है, किसानों से संवाद का, किसानों को बीज, खाद, नई फसल बोने का, ये सब चीज़ें जो है वो किसान कॉल सेंटर से किसान प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। तो ये एक तरह से ई गवर्नेंस का ही एक रूप हुआ। और फिर होता है ई पे, जिसमें कि हमारा SBI पे है। उसके अलावा जो है आपके जो विभिन्न आजकल पे के लिए तो आप जानते हैं कि UPI बेस कितने ज़्यादा सिस्टम आ गए, फ़ोन पे आ गया है, भीम जो है वो सरकार का खुद का ऐप है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा गूगल पे है, उसके अलावा बहुत सारे जितने भी बेस्ड ऐप हैं, ये सब क्या है, आपका ई गवर्नेंस के लिए ही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए या ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा जो भारत सरकार विभिन्न प्रकार के जो पोर्टल लॉन्च कर रही है, दीक्षा पोर्टल हो गया आपका, ठीक है, स्वयं पोर्टल हो गया एजुकेशन के लिए, जो NCERT जो है उनकी सारी किताबें ऑनलाइन, ई पाठशाला जो ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो जितने भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये किसके लिए है, ये ई गवर्नेंस का उदाहरण है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके लाभ क्या है। लाभ जो है तो मैं आपको थोड़ा पहले भी बता चुका हूँ। तो लाभ तो यही है कि सबसे पहले तो कार्यों में तेजी आएगी, ठीक है ना। जितने भी गवर्नमेंट के काम है वो तेज़ी से होंगे, क्योंकि जो है गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय से तेज़ी से संवाद कर पाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है संप्रेषण लागत में कमी यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसकी जो कॉस्ट है उसमें कमी आएगी, क्योंकि पहले जो है वो गवर्नमेंट प्रत्येक विभाग को डाक भेजती थी, फिर डाक से वापस उसका जवाब आता था। अब सीधा सीधा जो है वो ईमेल के ज़रिए नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, लागत बहुत कम हो जाती है, ठीक है। फिर सरकारी कार्यों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और कर्मचारियों की कमी अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर है तो वो भी एक तरह से पूरी हो जाती है, क्योंकि काम तो ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है। और नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास भ्रष्टाचार में कमी। भाई जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होंगी और उसको पूरी पब्लिक उसको देख पाएगी और जनता सरकार के कामों पर सीधे सीधा नज़र रख पाएगी, तो उससे जाहिर सी बात है कि जो है भ्रष्टाचार यानी कि आपके जो जिसको हम कहते हैं करप्शन, उसमें कमी आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास ई गवर्नेंस, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉपिक्स, रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर सेवा शिक्षा अभियान और ई गवर्नेंस, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से आज डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो नेक्स्ट टीचिंग टेक्निक्स मैं बता रहा था वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी आज के लिए, थैंक यू।